Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this lecture, today we will start the third unit of our syllabus, that is rights in national constitution, South Africa and India. इसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स के बारे में बात की गई है इंडिया साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में. मेनली हमें यही स्टडी करना है. तो हम इस यूनिट को स्टडी करने के लिए इस यूनिट को 5 पार्ट्स में बैठ स्टडी करेंगे. पहला पार्ट होगा इसका हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट. इसमें हम दोनों कंट्री के बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन सी हिस्ट्री में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे दोनों कंट्री में, उनके बारे में स्टडी करेंगे. कि जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था, अपार्थाइड आया था पूरा, उसके बारे में स्टडी करेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी करेंगे, जो ब्रिटिश ने जो पूरा रूल किया था, ब्रिटिश रूल के बारे में स्टडी करेंगे. कॉलोनाइजेशन जो हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, उसके बारे में स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में. अब नेक्स्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. इसमें हम स्टडी करेंगे कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन कौन से राइट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट होगा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लैंडमार्क केसेस. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशली चेंजेस होने, अमेंडमेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में देखना है हमें इसमें. और ये भी देखना है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केस हुए थे जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन को इलेबोरेट करना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा था. ये देखेंगे हम इसमें. अब नेक्स्ट फिर इसके बाद में फोर्थ हमारा पार्ट जो आएगा वो आएगा कंपैरेटिव एनालिसिस. दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन से कॉमन राइट्स के बारे में बात की गई दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. इंडिया साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी कॉमन चीजें हैं, कौन सी डिफरेंस चीजें हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. देन हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका कंटेम्प्रेरी डिबेट्स एंड चैलेंजेस. कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, फेस करने पड़ रहे हैं पीपल को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमें, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस आ रहे हैं. ये हम इसके पांचों पार्ट्स से स्टडी करते हुए पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे. तो ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. लेट्स स्टार्ट द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. इसमें फर्स्टली हम कॉलोनाइजेशन की बात करेंगे, जो स्टार्टिंग में 17th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था. वहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपना सप्लाई स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए, ट्रेड करने के लिए. एट मोस्ट स्टार्टिंग में ऐसे बोले, ट्रेड करने के लिए आई थी वो. और उसने केप टाउन वाले एरिया में अपना स्टेशन स्टैब्लिश किया था. फिर वो जैसे टाइम बीतता गया, फिर धीरे धीरे कि वहाँ की कम्युनिटीज को अंदर पुश करना शुरू कर दिया, वहाँ के एरिया को कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां की काफी सारी टेरिटरी अपने अंडर में ले ली थी. फिर 1795 के आसपास, उसके बाद वाले एरिया टाइम में ब्रिटिश आए. वहां पर ब्रिटिश ने केप टाउन वाले एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, और काफी सारी अदर टेरिटरीज थी वो भी अपने कंट्रोल में ले ली. फिर उसके बाद में ये सब जब होने लगा तो फिर कंपटीशन क्रिएट हो गया डच के बीच में, ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश कॉलोनियर्स के बीच में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कंपटीशन क्रिएट हुआ, कन्फ्लिक्ट होने लगी वहां पर. और ये सब क्या किया इसने, सबने एक फाउंडेशन रखा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का. धीरे धीरे क्या हुआ था कि एक यूनियन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था. जैसे हम बोल सकते हैं कि जो पहले सेपरेट कॉलोनीज थी, जैसे केप टाउन हो गया, नेटल हो गया, ट्रांसवाल हो गया, या ऑरेंज फ्री स्टेट थी, ये सब सेपरेट कॉलोनीज जो थी वो ब्रिटिश के डोमिनेशन के अंडर में एक यूनियन फॉर्म हुआ, और उस यूनियन को बोला गया यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका. यूनियन जब बना था ये, इसके बाद में क्या हुआ था कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था ब्लैक पीपल में और व्हाइट पीपल में. वो लोग क्या करते थे, ब्रिटिश जो थे वो फोर्स लेबर रखना शुरू कर दिया उन्होंने. लैंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, हर चीज पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा. और जब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ तो एक एक्ट आया जिसे बोला गया नेटिव लैंड एक्ट. 1913 में ये एक्ट आया था. इसमें क्या हुआ था कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन को रेस्ट्रिक्शन लगा दी उनके ऊपर, कि वो कोई भी लैंड को परचेज नहीं कर सकते, या फिर उसे बोल सकते हैं कि अपने से जैसे बोल सकते हैं कि लीज पे नहीं ले सकते. जो उनको एरिया असाइन किया गया, जो लैंड उनके लिए जो लैंड असाइन की गई है उसके बाहर वाले एरिया में, जैसे उनको बोल दिया कि तुम इस एरिया में लैंड ले सकते हो, खरीद सकते हो, या फिर जो भी लीज पे ले सकते हो वो इसी एरिया में ले सकते हो. उसके बाहर वाले एरिया में जो लैंड होगी वो व्हाइट पीपल की होगी या फिर अदर लोगों की होगी, उनकी नहीं होगी. ब्लैक पीपल के लिए एक लैंड वाला एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया वहां पर. तब जब ये एक्ट आया तो धीरे धीरे जब ये सब जब एक्ट आने लगे तो धीरे धीरे के पॉलिटिकल मूवमेंट भी स्टार्ट होने शुरू हो गए.
जब पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हुए तो एक हमारी और बोल सकते हैं एक पार्टी अराइज हुई थी, जिसे वो उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 1912 में अराइज हुई थी। उसने भी काफी सारे मूवमेंट्स करना शुरू किया वाइट पीपल के, जैसे ये जो यूनियन फॉर्म हुई थी इसके अगेंस्ट में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट ब्लैक लोगों के जो खिलाफ, ब्लैक लोगों के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने जाके कुछ मूवमेंट्स भी स्टार्ट होने शुरू हुए थे, जिससे क्या कहते हैं ये एक फाउंडेशन नींव रखी जा रही थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। अब ये सब जो थे कि बिगनिंग थी, बैकग्राउंड क्रिएट हुआ था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू होना था, अपार्थाइड शुरू होने का। इसके बाद में जो आया था अपार्थाइड एरा शुरू हुआ हमारा। अपार्थाइड एरा जो था, तो हमारा अपार्थाइड एरा जो था वो 1948 से 1994 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, 1948 में एक नेशनल पार्टी अराइज हुई थी, सामने आई थी। उसने अपार्थाइड को एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी इनेक्ट कर दिया था। उसने बोला था कि अपार्थाइड जो है गवर्नमेंट रूल बन जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी बन जाएगी, जिसमें अपार्थाइड के अंदर क्या हुआ था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लोगों को क्लासिफाई कर दिया था रेस के बेस पर, कलर के बेसिस पर। सोसाइटी को उन्होंने व्हाइट में, ब्लैक में, ब्लैक कलर्ड में और इंडियन लोगों में अलग डिवाइड कर दिया था उन लोगों ने। और इवन उनका रहने का एरिया, सेपरेट लिविंग एरिया बनाया गया उनका। इवन एजुकेशन सिस्टम भी उनका अलग कर दिया गया और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनका अलग हो गया। इस अपार्थाइड एरा आने से ब्लैक लोगों के साथ में इतना एक्सट्रीम लेवल पर ब्लैक लोग भी थे और इवन इंडियंस जो थे उनके साथ में एक्सट्रीम लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन होने लगा था। और इस सब का जो बेस रखा गया था वो स्टार्टिंग हुई थी 17th सेंचुरी डच सेटलमेंट, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश कॉलोनीज जब आई थी यहाँ पर, तब से स्टार्टिंग होना शुरू हुई थी। अब अपार्थाइड एरा में कुछ लॉज भी बनाए गए थे, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉ बनाए गए थे। जैसे था एक पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था 1950 में। इसमें जो क्लासिफिकेशन हो रहा था सिटीजन्स का वो रेस के बेस पे हुआ था, उनके मतलब उनके कलर के बेस पे लोगों को जो क्लासिफिकेशन कराया जा रहा था कलर के बेस पे क्लासिफाई किया था और डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, किसमें अलग अलग क्लासिफाई कर दिया कलर के बेस पे। ब्लैक में अलग, ब्लैक साउथ अफ्रीकन अलग हो गए, व्हाइट साउथ अफ्रीकन अलग हो गए थे और इंडियंस को अलग क्लासिफाई कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा एक्ट जो बना था वो बना था ग्रुप एरियाज एक्ट। इसमें 1950 में बना था। इसमें भी क्या किया था उन्होंने, उनके रेसिडेंशियल एरिया वो डिजाइन अलग कर दिया, डेजिनेट कर दिया, उनको अलॉट कर दिया कि वो इस एरिया में रहेंगे। उन लोगों को अलग रहने का एरिया डिफाइन कर दिया कि वो लोग इस एरिया में रहेंगे, इसके बाहर वाले एरिया में जो रहेंगे वो लोग ब्लैक वाले जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन लोग हैं वो उस वाले एरिया से बाहर नहीं रह सकते थे। व्हाइट लोगों के लिए अच्छा क्लासी एरिया जो था वो अलग डिफाइन कर दिया था कि वो लोग उस एरिया में रहेंगे। इवन उनका जो बिजनेस था वो भी क्लासिफाई कर दिया था कि सपोज करो अच्छा जो हाई अपर क्लास वाले के जो काम होते हैं, अच्छे वाले काम थे वो व्हाइट लोग करेंगे, और जो लो काम थे उनको ये भी डिफाइन कर दिया था, उनको ये राइट चूज नहीं था कि ये भी चूज करने का राइट नहीं था कि वो क्या काम करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, किस सोर्स को ऐसा भी यूज करेंगे अपने इनकम के लिए। ये भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि बिजनेस जो करेंगे वो भी लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे कि ये बिजनेस उनके लिए ब्लैक लोगों के लिए अलॉट कर दिया, अभी इनको यही बिजनेस करना था। ये सेकेंड वाले लॉ में बना था। नेक्स्ट फिर उनका हुआ था एक लॉ इंपॉर्टेंट आया था इनके अकॉर्डिंग, बेंटू एजुकेशन एक्ट। इसमें वो 1953 में आया था। इसमें इन्होंने सबसे बेकार से बेकार एजुकेशन पॉलिसीज जो थी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई थी ब्लैक स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने बोल दिया कि जो इनके स्कूल्स अलग कर दिए गए, उनका इवन एजुकेशन सिस्टम था वो भी डिफरेंट अलग कर दिया उन लोगों ने। व्हाइट लोगों के हाथ में जो उनकी जो थी व्हाइट साउथ अफ्रीकन थे उनको अपर क्लास हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई थी, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही थी, और जो ब्लैक थे उनको इंफीरियर बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ था उनका। इवन उनको फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही थी एजुकेशन अच्छी वाली, बेकार से बेकार चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही थी अपार्थाइड एरा में। तो इन सब से एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होने लगा ब्लैक साउथ अफ्रीकन का। उनके राइट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। उनको क्या कहते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को मना कर दिया गया, उनको सिस्टमेटिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलना था उनको। काफी सारे नेटिव्स जो लैंड एक्ट आया था उसमें उनको डिफाइन कर दिया था कि वो इसी एरिया में लैंड परचेज कर सकते हैं और कोई लीज भी ले सकते हैं, तो इसी एरिया में लेंगे वो लैंड को। हर एरिया में लैंड परचेज करना भी उनको अलाउ नहीं किया था, तो उनके लैंड ओनरशिप भी काफी एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। इवन इक्वल एजुकेशन भी नहीं था उनको, मतलब इक्वल एक्सेस भी नहीं था एजुकेशन का, और पब्लिक फैसिलिटीज भी इक्वली वो एक्सेस नहीं कर सकते थे। सारी पब्लिक फैसिलिटीज जो थी, मेनली अच्छी फैसिलिटीज जो थी वो सब किसके लिए थी, व्हाइट पीपल के लिए थी। ब्लैक वाले जो थे वो सब क्या कर रहे थे, उनको सब कुछ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनको फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था, फोर्स लेबर में, और
इन ह्यूमन कंडीशंस में, इन ह्यूमन एक्टिविटी, इन ह्यूमन एनवायरनमेंट में उनको काम कर रहे थे वो लोग, जो जिसमें इंसान पॉसिबल ही नहीं है काम करना, वैसे उन चीज़ों में को काम कर रहे थे और रह रहे थे वो लोग। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इस वाले एरा में। तो इस सब के खिलाफ कुछ फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी हुए थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अलग पार्टी बनी हुई थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके अंडर का एक, इसी के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, एक अलग पार्टी थी, पैन पी, मतलब इसमें बोलते हैं पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस। ये जो थी बाद में अलग हो गई थी एएनसी से। तो इन्होंने भी काफी सारे प्रोटेस्ट करवाए थे। इसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट जो थे, जिसने काफी इम्पैक्ट डाला था, वो आया था शार्पविले मैस्केर 1960 में जो हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली उन्होंने एक लॉ था, पास लॉ, उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया था। इसमें थोड़ा बेस बता देती हूँ, पास लॉ क्या था। वाइट अफ्रीकन लोगों ने बोला था कि जो ब्लैक लोग जो है उनको रेस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करने के लिए, बोल सकते हैं एंटर करने के लिए, जो है अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, जो व्हाइट लोगों ने प्रोवाइड करवाए थे उन लोगों को। उन डॉक्यूमेंट्स के बिना वो लोग कहीं, उनको डॉक्यूमेंट्स कैरी करे बिना उनको रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने की परमिशन नहीं थी। और इसका जो बेस था एक तरह से डच के टाइम में, और जो ब्रिटिश कॉलोनीज आई थी, उन्होंने नेटिव्स लैंड एक्ट जो पास करवाया था, उनको एरिया डिजाइन कर दिया था, उसके बाहर वाले एरिया में वो उनको घूमना या फिर प्रॉपर्टी परचेज करना अलाउड नहीं था। इसी तरह से उनको एंटर करना भी बाद में धीरे धीरे जब वार्षिक आया था, एंटर करना भी मना कर दिया था। और अगर वो एंटर करते हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे, पासेस कैरी करने पड़ते थे उनको एंटर करने के लिए। तो बेसिकली शार्पविले जो मूवमेंट चला था उस टाइम पर, तो वो उसी के अगेंस्ट चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, पेन जो था, मतलब पैक जो था, पैन अफ्रीकनिस्ट कांग्रेस जो थी, उसने जो 1959 में फॉर्म हुई थी एएनसी से अलग होकर, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन मास कॉल, मतलब ब्लैक लोगों को कॉल किया था, एक बुलाया था, और उसने बोला था कि शार्पविले एक वो था, शार्पविला एक एरिया टाइप में था, वहां पर पुलिस स्टेशन पे उसके पास में उन्होंने काफी सारे ब्लैक लोगों को इकट्ठा किया था, और अराउंड 20,000 ब्लैक साउथ अफ्रीकन वहां पर कलेक्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था सब लोगों से कि वो अपने राइट्स को, मतलब अपने पासेस को सरेंडर करके बोलें कि या तो हमें ये पास लॉ को अलग कर दो, उनको पास लॉ को कैंसिल कर दो, और क्या कहते हैं, हम लोग को अरेस्ट कर लो। अगर आप पास लॉ कैंसिल नहीं कर दो तो हम अपने पास जो है वो आपको सरेंडर कर रहे हैं और हम लोग को अरेस्ट कर लो। तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था, वहां की जो पुलिस जो थी, व्हाइट लोगों पर, ब्लैक लोगों पर काफी ज्यादा फायरिंग करी थी, और काफी बड़े लेवल पर लोग मारे गए थे। इवन काफी बड़े लेवल पर लोग घायल भी हो गए थे। तो ये शार्पविले मैस्केर जो था 1960 में जो हुआ था, उसने काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला था इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसके ब्लैक लोगों के वहां पे इतना हाईलाइट हुआ था ये मैटर। तो अपार्थाइड के अगेंस्ट जो आया था, तो ये एक इमेज क्रिएट हुई थी साउथ अफ्रीका की, ये लोग क्या कहते हैं, कितना वायलेशन हो रहा है ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में। तो एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हुआ था उसके बाद में। इवन अभी इतना नहीं हुआ था, बट बाद में ज्यादा होना शुरू हुआ था। तो हम आगे से इसमें अपार्थाइड एरा में सब कुछ हमें बेसिकली क्या पढ़ा था कि नेशनल पार्टी अराइज हुई थी 1948 में। फिर डिवाइड कर दिया सोसाइटी को 3 क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग लॉज बनाए गए, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज बनाए गए थे, फिर कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए इनके अगेंस्ट में। ये बेसिकली इसमें हुआ था। अब इसके बाद में क्या होगा देखते हैं। तो जब शार्पविले मैस्केर हुआ था, उसके बाद में काफी ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बनने लगा था। इंटरनेशनल प्रेशर होने की वजह से जो धीरे धीरे अपार्थाइड एरा बना हुआ था वहां पर, वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगा डेमोक्रेसी में। तो इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बनने लगा, काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए गए उस पर, साउथ अफ्रीका पर। इवन इकोनॉमिक प्रेशर भी क्रिएट होने लगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट होने लगा अपार्थाइड गवर्नमेंट पर। तो अपार्थाइड गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फिर एक्शंस लेने पड़े, नेगोशिएट करना पड़ा। जो नॉन एंटी अपार्थाइड जो लीडर्स थे, उनके हाथ में नेगोशिएशन करने पड़े थे। इवन नेल्सन मंडेला को जो उस टाइम काफी टाइम से अरेस्ट किया हुआ था, उनको भी छोड़ना पड़ा था। और जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब एक पार्टी थी, एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको भी अनबैन करा था। जो शार्पविले मैस्केर के टाइम में बैन कर दी गई थी, उसे भी अनबैन किया गया। तो नेगोशिएशन जो थे, वो उस टाइम में प्रेसिडेंट थे एफडब्ल्यू डे क्लर्क, उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट करना शुरू किया था एंटी अपार्थाइड लीडर के साथ में। और नेल्सन मंडेला को 1990 में वो उनको रिलीज कर दिया था जेल से। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ था एंटी अपार्थाइड के लिए।
फिर 1993 में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था और एक ऑफिशियल टाइप का ये एक स्टेटमेंट टाइप का बन गया था, एक ऑफिशियली जो है अपार्थाइड हमारा अपार्थाइड का एरा जो था वो एंड हुआ था। और सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टार्ट हुए हमारे 1994 में। साउथ अफ्रीका में पहले सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे 1994 में। और फिर लास्ट में 1996 में एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में ध्यान रखा गया पूरा, इवन डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरा पॉलिटिकली अच्छे से बनाया गया और उसमें जितने भी वायलेशंस हुए थे इन सबको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 1996 में। इवन नेल्सन मंडेला जो उस टाइम में प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने शार्पविले वाले साइट को ही चूज किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर, वहां पर एज अ लॉ में साइन करने के लिए जो साइट थी, कि वहां पर ही काफी सारे ब्लैक साउथ अफ्रीकन को वहां पे मारा गया था, इसलिए उन्होंने वो साइट को यूज किया था एज अ मतलब एक बोल सकते हैं ना वो दिखाने के लिए कि एक वो मिसाल कायम करने के लिए इन्होंने वहां पे एक साइट को चूज किया था। अब फिर एक टीआरसी बनी थी, ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन। इसका पर्पस था, इसके एक चेयर जो जिनके अंडर में बनी थी उनका नाम था आर्कीबिशॉप डेमंड टूटू, इनके अंडर में बनी थी। अब ये इनके चेयरमैन जो थे, इसका जो एम था वो था कि जो भी ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हुए थे उसको एड्रेस करना, उसको बताना कि वायलेशंस हुए थे, क्या किस लेवल तक उनका ब्लैक साउथ अफ्रीकन का वायलेशन एक्सप्लॉइटेशन हुआ था अपार्थाइड एरा में, उसके लिए ये टीआरसी बनी थी। अब इसके बारे में देखते हैं आगे। और तो अब टीआरसी जो बना था उसका एक मेन फिलोसफी जो था, एक मतलब बोल सकते हैं एम था कि वो उसका मेन एम था कि वो लोगों को सच बताए कि क्या क्या वायलेशंस हुए थे, क्या क्या लोगों पर अत्याचार हुए थे, उनको सच बताए और लोगों को माफ करके एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करे जिसमें सब लोगों को इक्वलिटी मिले। वो मेजरली ये बिलीव नहीं कर रहा था कि क्या कहते हैं जो ब्लैक के साथ में वायलेशंस हुआ है उनको अगर राइट्स देने चाहिए, ब्लैक व्हाइट को कम देने चाहिए। उनका मेन पर्पस ये नहीं था, उनका पर्पस था कि सब लोगों को माफ करके जो भी वायलेशंस हो रहे हैं, जितने भी सब कुछ किया था सबको माफ करके लोगों को सच का सामना करवा के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो क्या कहते हैं सब लोगों के साथ में इक्वलिटी का बेस क्रिएट करना चाहते थे वो लोग। और नेशन में जितना भी जो बोल सकते हैं जितने भी घाव लगे थे नेशन में, उसको भी उनका पर्पस था नेशन को हील करना मेन। अब इसका इन्फ्लुएंस भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसका एक इन्फ्लुएंस ये था कि जब 1996 में साउथ अफ्रीका का जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो उनका एक जो उन्होंने प्रिंसिपल एक चूज किए थे कि फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, नेशनल हीलिंग, डिग्निटी मेंटेन रखना, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को एड्रेस करना, इसकी वजह से ये सब पॉइंट्स रखते हुए ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बना था ये टीआरसी के थ्रू। टीआरसी ने ये देखा था कि टीआरसी के थ्रू जो इन्फ्लुएंस था उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पे ये था कि इसके ये एम्स रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बना था पूरे वर्ल्ड का, ये टीआरसी के थ्रू हुआ था। अब ट्रांसफॉर्मेटिव एम्बिशंस क्या क्या थे वो उसके बारे में बात करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेटिव एम्बिशन में पहला पॉइंट है नॉन रेशियल डेमोक्रेसी। इसमें यह था कि इनका एक मेन एम था कि लोगों को ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करे। जैसे हमारी इंडिया है, इसमें काफी सारे तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्स, हमारे इंडिया को डाइवर्स कंट्री बोला जाता है, डाइवर्सिटी काफी है। सिमिलरली उनका भी एक एम था कि वहां भी डाइवर्सिटी को लोग एक्सेप्ट करें और इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाएं। फिर इसकी बात की गई थी, सोशल इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई थी, तो इसमें यह था कि लोगों को बेस्ट हाउसिंग, घर को बेसिक फैसिलिटीज उनको इक्वली मिले। जैसे अपार्थाइड एरा में जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे उनको बेसिक नेसेसिटी भी, जितनी बेसिक फैसिलिटी जो थी वो भी इक्वली नहीं मिल रही थी। उनको लैंड भी डिवाइड कर दी गई थी, एजुकेशन सिस्टम भी डिवाइड कर दिया गया था, उनका बिजनेस भी डिवाइड कर दिया गया था। तो ऐसा ना हो, सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी बेस्ट मिले, फूड वाटर एजुकेशन, रहने की फैसिलिटी, सबको साथ में सब कुछ इक्वलिटी से हो, सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिले सब लोगों को। और ये सब होने के बाद भी जब इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद में भी अपार्थाइड जो एरा में जो लेगेसी दी गई थी, इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसके भी काफी इम्पैक्ट रह गए थे इवन। और काफी टाइम तक उसका करप्शन वगैरह काफी मेजर इशू रहे थे उस टाइम में, डिबेटेबल इशू रहे थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना और सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी रह गई थी उस टाइम पर। इवन
जो करप्शन था वो भी काफी टाइम तक चला था पोर्ट्स अथॉरिटी एरा में, तो उस चीजों को ओवरकम करने में भी टाइम लगा था। अब इस वाले साइड हमने इस वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या था साउथ अफ्रीका का। तो इस वाले लेक्चर में हमने ये देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है इंडिया का, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।